नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद ग्रेटा थनबर्ग का जवाब, कहा कोई धमकी किसानों के समर्थन से रोक नहीं पाएगी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट कर फंसी पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ हूं। कोई भी नफरत इस धमकी से बदल नहीं सकती। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सेक्शन 153A और 120B के तहत यह केस दर्ज किया है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके जरिए एक डिजिटल स्ट्राइक करने की योजना भी बनाई गई थी। भारत सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए इसकी भी प्लानिंग कर ली गई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान मोर्चा के 6 फरवरी के 3 घंटे के पूरे देश में चक्का जाम के ऐलान पर भी अहम जानकारी दी है। टिकैत ने बताया है कि दिल्ली में जाम नहीं लगाया जाएगा। राजधानी के बाहर हर जगह किसान 3 घंटे जाम करेंगे। उन्होंने बताया कि जाम में जो लोग फंस जाएंगे उनको किसान खाना और पानी देंगे। साथ ही ये लोग बताएंगे कि सरकार किसान के साथ क्या गलत कर रही है। टिकैत ने गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि किसान बातचीत के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले की ही तरह संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर लें, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है क्योंकि वे इस आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं। हम बातचीत के लिए कहते रहेंगे कि बात करो, वही आंदोलन को हम भी लंबा चलाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हथियार उत्पादक देशों की लिस्ट में शामिल हुआ भारत। तेजस समिति ने 156 हथियारों को अब बेचेगा। जी हां, आपको बता दें कि मैत्रीपूर्ण देशों को अपने हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ने गुरुवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आर्टिलरी गन, विस्फोटक, टैंक और मिसाइल, एंटी टैंक माइंस और अन्य के निर्यात को मंजूरी दी। कुल मिलाकर सरकार ने 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दी है, जिसमें 19 बैनामिकी प्रणालियां, 16 परमाणु जैविक रासायनिक उपकरण, 41 आयुध और लड़ाकू प्रणालियां, 28 नौसैनिक प्रणालियां, 27 इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रणालियां, 10 जीवन सुरक्षा आइटम, 4 मिसाइल प्रणाली, 4 सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य 7 सामग्री शामिल हैं। यह सूची रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा जारी की गई है। इससे पहले आकाश मिसाइल को निर्यात के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब दृश्य रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एक्स्ट्रा, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल नाग और ब्रह्मोस हथियार प्रणाली निर्यात के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात का हरीश रावत ने खुद ही ऐलान किया है। रावत ने कहा कि वर्ष 2021 में वो खुद चुनाव न लड़कर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करना चाहते हैं। रावत ने कहा कि राज्य में जब भी उन्होंने चुनाव की बागडोर संभाली है तो कांग्रेस को बहुत सफलता मिली है। रावत का कहना है कि अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो एक ही सीट पर सीमित हो जाऊंगा, जबकि मुझे इस बार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना है। उत्तराखंड में पहली बार वर्ष 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब हरीश रावत प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2007 में दूसरे विधानसभा चुनाव में रावत ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। सरकार जाने के बाद भी 2007 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। वहीं 2012 में केंद्र में मंत्री होने के बाद हरीश रावत ने जमकर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, लेकिन तब से कांग्रेस की स्थिति उत्तराखंड में ठीक नहीं है। श्रीलंका ने भारत को दिया बड़ा झटका, बड़ी रणनीतिक पोर्ट डील कर दी रद्द। जी हां, आपको बता दें कि श्रीलंका ने भारत को रणनीतिक डील के मोर्चे पर बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल भारत और जापान साथ मिलकर श्रीलंका का एक बड़ा पोर्ट टर्मिनल बनाने की समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन विपक्ष के देश में एक सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शन से आजीज आयकर प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे डील को रद्द करने की घोषणा कर दी है। हिंद महासागर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे भारत के लिए यह झटका माना जा रहा है। श्रीलंका ने दोनों देशों के साथ समझौते के तहत रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कंटेनर टर्मिनल यानी सीईटी बनाने का फैसला किया था।
इस डील में टर्मिनल का 49% हिस्सा भारत और जापान के पास होता। श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के पास इसमें 51% का हिस्सा होता है। अब श्रीलंका ने कहा कि वह वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा। रोड जाम करने वालों के खिलाफ बिहार सरकार की तुगलकी फरमान, कही बड़ी बात। जी हां, आपको बता दें कि रोड जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बुरी खबर हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक धरना प्रदर्शन, रोड जाम समेत ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेकों से वंचित रखा जाएगा। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस आदेश के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डरे हुए हैं। सिंगापुर में होने वाला दावोस 2021 शिखर सम्मेलन फिर टला, अगस्त में बैठक की संभावना। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से संबंधित चुनौतियों के कारण दावोस समिट एक बार फिर टल गया है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में इस बारे में जानकारी दी गई। यह बैठक अब स्विट्जरलैंड से सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक व्यापारिक वर्ग की यह वार्षिक सभा हर साल जनवरी में दावोस में आयोजित की जाती थी। कोविड-19 संकट की वजह से विश्व नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक पिछले महीने आयोजित की गई थी। यह बैठक मई महीने में होनी थी, लेकिन बुधवार को आयोजकों ने कहा कि इसे अब 17 से 20 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। बयान में कहा गया है कि सुरक्षित और प्रभावी बैठक सुनिश्चित करने के लिए इसे आगे के लिए टाल दिया गया है। WEF ने कहा कि मौजूदा वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों ने बैठक के लिए योजना बनाना मुश्किल कर दिया है। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि सोने और चांदी की हाजिर कीमत में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने के मूल्य में 322 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे सोने का भाव 47,135 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इस तरह सोने के दाम में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 47,457 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत में 972 रुपये प्रति किलोग्राम गिरावट देखने को मिली है। इस तरह चांदी की कीमत 67,170 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 68,142 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन दावेदार जी तोड़ मेहनत कर तैयारियां कर रहे हैं। गांव की गलियों, चौराहों और मोहल्लों में अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने की चर्चा जोरों से चल रही है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। वही चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में लेट लती भी हो सकती हैं। इसके बाद आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव का कार्य 17 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाए। इसके अलावा 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराए जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव करा लिए जाए। मौसम विभाग की चेतावनी, इन इलाकों में तबाही मचाएगी बारिश, साथ ही शीतलहर और बढ़ाएगी ठिठुरन। जी हां, आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते हिमपात की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके वजह से कई मार्ग बाधित हैं। गिरते तापमान के बीच इन दिनों उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर लोगों पर कहर बरपा रही है। वहीं देश के कुछ इलाकों में काले बादलों ने डेरा डाल रखा है, जिससे बारिश की संभावना जताई जा रही है। उधर पंजाब और हरियाणा में गुरुवार को बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ में बारिश हुई। इसके अलावा मोहाली, लुधियाना, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भी बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों में दोनों राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में ओले गिरने की भी संभावना है। 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न मंडलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान गोरखपुर, अयोध्या, बरेली मंडलों में दिन के तापमान में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों के दौरान अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, आगरा तथा बरेली मंडलों में रात के तापमान में काफी वृद्धि दर्ज की गई है।
भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 11,039 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,77,284 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,039 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 14,225 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 110 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,04,62,631 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,54,596 मरीजों की जान जा चुके हैं। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो यह मामूली बढ़त के बाद 97.08% पर पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 1.49% है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।